देश को आज़ाद करवाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए थे। एक हिंसात्मक आंदोलन था, दूसरे हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी नेहरू, वो हिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे। अपने अपने अच्छे प्रयास थे, सबका उद्देश्य एक था कि देश को आज़ाद करवाना, गुलामी से मुक्ति पाना। उन्हीं में वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि आंदोलन कई प्रकार के करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से आंदोलन किया जाना चाहिए। एक शांतिपूर्वक हिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा, वो भी ठीक है। एक दूसरे प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़े, उखड़ना पड़े, उसके लिए क्रांतिकारी तरीका भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का काम किया। अपने अपने तरीके हैं, सबका उद्देश्य एक था, देश को आज़ाद करना। तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का इतिहास भी बताता है कि वीर सावरकर को और यातनाएं दी गई, यातनाएं सही उन्होंने, फिर भी देश को गुलामी से मुक्त करवाने का आंदोलन छोड़ा नहीं। उनको काला पानी की सजा भी दी गई, 2 बार आजीवन कारावास भी दिया गया। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहाँ पर उनको काल कोठरी में वर्षों बंद रखा गया। कोल्लू पर खुद को लग करके तेल निकालने का काम, यानी जहाँ बैल लगता है उसकी जगह कोल्लू पर विनायक दामोदर सावरकर को लगाया जाता था, और उनको वो कोल्लू घुमा घुमा करके नारियल का तेल निकालने का जिम्मा दिया जाता था। कमजोर, थोड़ा तेल कम निकलता तो कोड़े की मार करते थे। ये सब यातनाएं उन्होंने सही। फिर भी उनको लगा कि मुझे और काम करना चाहिए और क्रांतिकारियों को तैयार करना चाहिए, तो उन्होंने एक बार जेल से समुद्र में छलांग लगाकर निकल करके और मुझे फिर से और क्रांतिकारी पैदा करना है, तैयार करना है, जागरण अभियान, जागृति, राष्ट्रभक्ति का भाव लोगों में पैदा करना है, संघर्ष की प्रेरणा देनी है, और वो आए। दूसरी बार भी उनको काला पानी की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। उस महापुरुष को भूलना नहीं चाहिए। उनकी जो देश की आज़ादी के लिए जो प्रेरणा देने का जो उनका काम था, उसको चिरस्मरणीय रखना चाहिए। उनके बलिदान को याद किया जाना चाहिए, उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को सम्मान मिलना चाहिए। इस निमित्त हमने भी और वीर सावरकर के इस जन्म दिवस को उत्साहजनक तरीके से मनाने का निर्णय किया, और हमने केवल अभी फिलहाल कि एक पेड़ वीर सावरकर के नाम ये हम लगाएं, ये आह्वान किया। इससे निश्चित रूप से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, और हम उस महान सपूत, क्रांतिकारी सपूत को याद भी करेंगे। उनकी दी गई प्रेरणा को नई पीढ़ी में भी देना चाहते हैं। एक जागृति अभियान ये हम करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ आए। आज सौभाग्य से मुझे भी अवसर मिला, हालांकि मैं आया हूँ प्रताप गौरव केंद्र पर, वहाँ एक आज शाम को समारोह है। कल महाराणा प्रताप की मूर्ति बुद्धाभिषेक भी होगा। इन कार्यक्रमों में आया तो हम जहाँ भी जाते हैं और इसी प्रकार का प्रयास करते हैं कि राष्ट्र के महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, उनके दिए गए मार्गदर्शन को आम नागरिक तक पहुँचाने का काम करें। और इसमें हम आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी उपयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी क्षेत्र में देख लो,
2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति का आप यदि विश्लेषण करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। 14 से पहले भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या थी, 14 के बाद भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी, नेतृत्व के प्रति कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दुनिया में कितना सम्मान मिला। ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो ये हम गर्व कर सकते हैं। सड़कों के मामले में देख सकते हो कितना सुदृढ़ीकरण किया, कितनी सड़कों का विस्तार किया, कनेक्टिविटी कितनी बढ़ी है। रेल के मामले में देख सकते हो कि कितने नए स्टेशंस बने, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक स्टेशंस बने, कई ट्रेनें चालू हुई है, ऐसे ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें, बुलेट ट्रेन तक की योजना काम चल रहा है। यानी रेलों के मामले में भी हमने बहुत जनता को सुविधाएं देने की दृष्टि से, पर्यटन में सुधार करने की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा काम किया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी है, हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे, एयर बेसेज भी बने। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे, अब हमारे ब्रह्मोस के लिए लाइन लगी है, दुनिया के देश उस ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट करके और लाइन में खड़े हैं। ये परिवर्तन आया। यही नहीं, देश के अंदर हमारे किसान को समृद्ध करने की दृष्टि से मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगुने से अधिक कर दिया। कहते हैं कि कभी 10,000 रुपये का कर्जा माफ किया था तो उसको सम्मानित किया गया था, आज 6,000 रुपया प्रति वर्ष हमारे देश के नेतृत्व द्वारा दिया जा रहा है। 3,000 राजस्थान द्वारा दिया जा रहा है। इसकी गिनती करो कितने वर्ष हो गए, कितने रुपये दिए जा रहे हैं, किसान को दिया जा रहा है। किसान को अपनी फसल का बीमा का लाभ देने का, यानी फसल बोने से लेकर के मंडी तक पहुंचे तब तक दिया जा रहा है। मंडी में भाव नहीं आए तो ई नाम योजना दी है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारे नेतृत्व ने दिया है। यही नहीं, पहले मजदूरी छोड़ देता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उसका पीएफ का पैसा डूब जाता था। अब उसका अकाउंट तय कर दिया कि उसके जहाँ भी जाएगा वो अकाउंट वही रहेगा और वो उसका पैसा जमा किया हुआ उसके साथ रहेगा। ये मजदूर की चिंता की। यही नहीं, आम आदमी के खाते में पैसा जा रहा है। पहले राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुंच रहा है, 1 रुपये हम भेज रहे हैं, अब पूरा का पूरा रुपया भेजने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, डीएपी के कारखाने लग रहे हैं हमारे यहाँ पर। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर औद्योगिक विकास हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हम अग्रसर हो गए हैं। कहाँ 11वां स्थान था भारत का दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में, अभी 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। ये हमारे देश के नेतृत्व द्वारा प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास में आम आदमी का जीवन स्तर किस प्रकार से सुदृढ़ बने, इस दिशा में किए गए प्रयत्नों का परिणाम है कि आज 4थी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। बहुत जल्दी हम और 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी हमने सामरिक दृष्टि से दक्षता प्राप्त की, सेना हमारी सुदृढ़ बनी, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया 3 दिन में। ये कोई कम बात नहीं है। और हमारी शर्तों पर उसने मतलब सरेंडर किया, ये कोई कम बात नहीं है। हमने पहले की तरह तो नहीं किया ना कि 90,000 सैनिकों को और जब सरेंडर करा दिया था और बिना कुछ लिए दिए उन सैनिकों को छोड़ दिया। चाहती उस समय की कांग्रेस सरकार तो 90,000 सैनिकों के बदले में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले लेती, लेना चाहिए था, लेकिन लिया कुछ नहीं, छोड़ दिया। हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो आतंकवादियों के केंद्र को नेस्तनाबूद किया, उनको ध्वस्त किया। ये सब काम हमारी देश की हमारी जो वर्तमान सरकार है, नेतृत्व है, 2014 के बाद का यदि आप देखना चाहें, 11 वर्षों का विकास देखना चाहें, सेना के मामले में, व्यापार के मामले में, इंडस्ट्रीज के मामले में, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था उसके मामले में आप देख सकते हो हमने खूब काम किया। विकास की गाथाएं सुनाना चाहूँ तो कई घंटों लग जाएंगे। बहुत विकास के काम किए हमारी भजन लाल जी की सरकार ने। देखी पहले 1992 में भैरव सिंह की शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब हरियाणा को पैसा जमा कराया नहरों का निर्माण करके पानी लेने के लिए, लेकिन बाद में वो पानी कभी हमारी सरकार वहाँ रहती थी
तो यहाँ कांग्रेस की रहती थी, कभी यहाँ बीजेपी की बनती थी, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती थी। कभी भजन लाल जी की सरकार आती है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, और तुरंत वो समझौता हो गया, वो पानी अब मिलने लगेगा राजस्थान को, इधर गंगानगर से लेकर के अलवर तक की उस क्षेत्र की जनता को पानी मिलेगा। ARCP की योजना कई वसुंधरा जी के समय में बनी थी, पिछली हमारी 2016 में बनी थी। वो योजना कांग्रेस ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। हमारे केंद्र के जल शक्ति मंत्री उनको बुलाते रहे, आइए मीटिंग करिए, मध्य प्रदेश से हम पानी दिलाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद मंत्री जाना तो दूर, अपना सेक्रेटरी तक नहीं भेजा। और भजन लाल जी ने आते ही अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके समझौता कर दिया, और वो पानी हमको मिलने लगेगा। MOU हो गया, राम जल सेतु और का हमारा उसका उद्घाटन हो गया, और टेंडर हो गया, काम चालू हो गया। ये कोई कम बात नहीं है। यही नहीं, हमने WRCP की योजना और बनानी शुरू कर दी है। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में हैं। हमने घर घर सोलर पैनल्स लगा करके और उनको पैनल्स पर सब्सिडी देंगे, तो जब घरों में बिजली पैदा हो जाएगी तो हम बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे, हम बिजली बेचने की स्थिति में आएंगे। तो ये कोई कम बात नहीं है, हमने बहुत विकास किया है। कल महाराणा प्रताप की जयंती, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त है, हमारे राष्ट्रीय महापुरुषों का सम्मान करने के वो तरीके ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी ये तरीका अपनाया। मैं उनका भी अभिनंदन करूँगा, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी ये बहुत अच्छा एक जैसे कोई दीप मालाएं लगा करके और अंधेरे से उजाले की ओर आने की दिशा में जनता को प्रेरित करने का जो काम किया है, और महाराणा प्रताप का शौर्य और उसका पराक्रम ये आम नागरिक तक पहुंचाने की जो काम किया है, ये अनुकरणीय, प्रेरणादायी। अब दोनों सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार फेलियर हो रही है राजस्थान में, चाहे केंद्र की बात करें। यदि वो हमारी सरकार की प्रशंसा करने लग जाएंगे तो उनके पूछेगा कौन? उनके पीछे कोई खड़ा ही नहीं रहेगा, इसलिए वो आलोचना नहीं करेंगे तो उनकी तो दुकान खाली हो जाएगी। ऐसा कल जयपुर में जो सीपीटिंग वाली घटना हुई थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 दिन में 11 मौतें हो चुकी है, सरकार नींद में है, तो आप किस तरह से देखिए, सरकार जागरूक है, सरकार काम कर रही है। गहलोत साहब को अपने समय का नहीं दिखता, उनको केवल आलोचना करनी है, वो आलोचना करने का काम कर रहे हैं। उनको अपने समय का देखना चाहिए कि उनके समय की स्थिति क्या थी। हमने सभी मामलों में, हमारी सरकार ने, और अपराध कम करने का काम किया। टेन्योर निकाल के देख लो, इतने समय में उनके समय में क्या स्थितियाँ थी। हमने हर मामले में जागरूकता दिखाने का काम किया। कहीं कोई घटना घटित होती है तो आप ये सोचते हो कि हर घटना पर आप सरकार को दोष दो, मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। तत्परता से काम करना, सुविधाएं देना, व्यवस्था देना, ये सरकार का दायित्व है, जो हमारी सरकार बखूबी निभा रही है। गहलोत साहब तो 5 साल तक अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में ही नकारात्मक निकम्मत और ये करते रहे, कुछ होटलों में बैठ करके अपनी सरकार बचाने और गिराने के उसी में प्रयत्नों में लगे रहे। आज वो अब एक साथ मिल करके और गलबैयाँ कर रहे हैं, ये एक घड़ियाली आंसू है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मन उनके मिलते नहीं है, आपस में आज भी एक नहीं है, लेकिन चूंकि बीजेपी की आलोचना करनी है इसलिए साथ में खड़े होकर के वो बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। छिद्रान बेसिन की आदत जिनकी बनी हुई है वो छिद्रान बेसिन करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, हम जनता को और व्यवस्थाएं देंगे, जनता को सुरक्षा देंगे, जनता को समृद्ध करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, हम अपने कर्तव्य में लगे रहेंगे। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, लेकिन अभी तक कार्यकाल, देखिए, हमने पहले स्थानीय इकाई चुनी, उसकी समिति गठित कर दी, फिर हमने मंडल बनाए, मंडलों की समितियां आ गई है हमारे पास, उसकी स्वीकृति जिलाध्यक्ष जी ने कईयों को दे भी दी है, वो बन भी गई है। जिला की समिति की सूची तैयार होकर के कुछ आई है, कुछ आने वाली है, वो भी आ जाएगी। प्रदेश की कार्य समिति की सूची हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं, वहाँ से सहमति प्राप्त होने के बाद में जारी कर दी जाएगी। हमारा संगठन काम कर रहा है। देखिए, आज लेकिन जो समय लगे सूची का नहीं चर्चाएं चल रही है। देखिए, हम जो सूची तैयार करते हैं ना, उसमें कुछ हम पुराने रखते हैं, कुछ नए लेते हैं। जहाँ काम ठीक कर रहा है संगठन, हम वहाँ छेड़खानी नहीं करते। इसलिए ये हमारी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था से ही चल रहे हैं। मेरा टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, उस टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से ही चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा ध्यान रखता है, यदि हम देरी करेंगे तो हमारे कान खींचेंगे भी, खींचते भी हैं। ठीक है, धन्यवाद। सभी सांसद, सभी दलों के सांसद
विदेश दौरे पे हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बड़ा दिल देखिए कि जिन्होंने संसदीय दल जो विदेश में भेजा है, सभी दलों के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया है और नेतृत्व दिया शशि थरूर को, जो कांग्रेस का नेता है, उसको दिया है। अब वो दूसरे कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं भेजा, अब तुझे नहीं भेजा तो तेरे साथी को भेजा, इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन चर्चा कोई ओवैसी दिक्कत की नहीं। ज्यादा है, हनुमान का ओवैसी भी गए हैं। हनुमान मेरी का बात रोल सुनो। अदा कर रहे हैं। देखिए, हमने विश्वास किया उन पर कि वो विदेश में जाकर के भारत ने जो कुछ भी इन परिस्थितियों में किया, ये मान्यता पैदा करे दुनिया के देशों में कि भारत ने किया वो सही किया, सही समय किया, करना चाहिए था वही किया। ये बात रखने के लिए हमने उनको भेजा। ये कोई कम बात नहीं है। हमारा दिल बड़ा है, हमारा कॉन्फिडेंस देखिए, हमारे नेतृत्व का विश्वास देखिए, और वो खड़े उतरेंगे, निकालेंगे। तो ये बीजेपी की बी टीम की मोहर लग गई ओवैसी नहीं नहीं, बी टीम मत कहिए। हम चाहते हैं कि पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति बने और विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति हो। लोकतंत्र तभी सफल है कि पक्ष भी राष्ट्रभक्त हो, विपक्ष भी राष्ट्रभक्त हो। यदि विपक्ष राष्ट्रभक्त नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रभक्ति सबना होनी चाहिए। धन्यवाद।